नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। चुनाव पे चर्चा हम कर ही रहे हैं और हम तब तक करते रहेंगे जब तक घोषित नहीं हो जाता भाई चुनाव का ये रण कौन जीत रहा है, किस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, किसके सर सजेगा ये ताज और कौन रह जाएगा हाथ मलते। आज हमारे साथ हैं कैंट प्रत्याशी और आप पार्टी के दिग्गज नेता इंजीनियर अजय कुमार। नामांकन भर दिया है, क्या तैयारियां हैं, क्या इरादे हैं और कौन है उनका कॉम्पिटिटर, क्या कहना चाहते हैं जनता से। आइए सीधी बात करते हैं अब इंजीनियर अजय कुमार से। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। एकता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हंगामा टाइम्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब रणभेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है और हम लोग मैदान में कूद गए हैं जीतने के लिए। सर, कॉम्पिटिटर देखा जाए अब सभी के प्रत्याशी घोषित हो चुके कैंट से। कैंट हॉट सीट है, आपने बहुत बड़ा दायित्व दिया है आपको, तो किस तरह निभाएंगे? जीत के निभाएंगे, यही दायित्व मिला कि जीत के आपको आना है और जिताना है। और फौजी से बड़ा लड़ाका कौन होता है, और फौजी हमेशा जीतने के लिए लड़ता है, ना कि लड़ने के लिए लड़ता है। अब बीजेपी की सीट मानी जाती है काफी समय से कैंट, और लोगों को लगता है कि कुछ भी करे बीजेपी जीतेगी, तो इस बार क्या लगता है आपका, इस बार जो आपका मुकाबला है? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज अभेद नहीं होती, क्योंकि फौजी भेदने के ही लिए होता है। जिस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं, इस किले को भी हम भेदेंगे। और जहाँ तक आप कहते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है, तो आप मेरे को ये बताइए, क्या हमेशा से ये बीजेपी की सीट रही है? इसके पहले कांग्रेस रही, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस के पास गई। और कभी भी कोई भी चीज, जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी हार सकती हैं, उनको राजनारायण जी हरा सकते हैं, तो कुछ अभेद नहीं है। हाँ, जरूर लखनऊ छावनी, जिसे हम लखनऊ कैंट कहते हैं, आज तक किसी फौजी को टिकट नहीं दिया गया है। इस बार फौजी को टिकट मिला है, और जब फौजी को टिकट मिला है तो कैंट तो फौजियों का ही होता है। देखिए, यहाँ ये बात नहीं आती, वो मंत्री हैं और मैं देश का संतरी हूँ, और संतरी हमेशा रक्षा करता है। मंत्री से मिलना मुश्किल है, लेकिन देश का संतरी हमेशा अवेलेबल होता है। यानी कि इस बार आप भेदेंगे और जीतेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब मैं तो आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जब भी किसी भी चैनल पे आया तो मैंने यही कहा, मैं जीत के आ रहा हूँ। हारना तो उनको है, सोचना तो उनको है, मेरे को तो सोचना ही नहीं, मैंने तो सोच लिया जीत के आ रहा हूँ। किन रणनीतियों के साथ, किन योजनाओं के साथ और किन बातों के साथ आप आ रहे हैं मैदान में? देखिए, जनसंपर्क तो है ही है, और कोई भी पार्टी अपनी रणनीति नहीं बताता है, और मैं भी नहीं बताऊंगा। हाँ, जीतने के बाद जरूर बताऊंगा मेरी रणनीति क्या रही थी और मैं क्यों जीता। कैसे आकर्षित करेंगे लोग, क्यों आपको वोट दें, क्यों जिताएं? क्योंकि मैं इस देश का बेटा हूं। हमारी जात तो कोई धर्म नहीं होता, हमारा एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म। आज जो हमारी जो अगेंस्ट खड़े हैं, कैंट में ये कहा जाता है ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, तो आज बीजेपी ने डर के मारे ही तो किसी ब्राह्मण को यहाँ लाए। लेकिन ब्राह्मण जो जात है बहुत श्रेष्ठ जात है, और जो श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ को चुनता है। कौन श्रेष्ठ है उसी को चुनेगा। और मेरे ख्याल से एक देश का बेटा होने के नाते, एक फौजी होने के नाते, शायद मैं श्रेष्ठ हूं, इंजीनियर हूं, फौजी हूं, लड़ूंगा और जनता के लिए आ रहा हूं, पैसा कमाने नहीं आ रहा। घोषणा पत्र में और लोगों के घोषणा पत्र से आपके घोषणा पत्र में क्या अलग? अरे सभी कुछ अलग है। वो तो लोग उसकी नकल मारने लगे, जाके उस घोषणा पत्र की फोटो कॉपी करके और लाके देने लगे, लोगों को बताने लगे हम बिजली फ्री में देंगे। अरे भाई, आप राज कर चुके हो, दोनों पार्टियां जो हैं राज कर चुकी हैं, तब क्यों नहीं दे दिया? अगर हमारे केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी आ गई है, आपको डर बैठ गया कि भाई हमें तो केजरीवाल जी की तरह काम करना है। अगर केजरीवाल जी की तरह काम करना है तो उन्हीं के तर्ज पे आना पड़ेगा। तो उन्होंने वादे कर दिए। वादा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी ने 10 साल राज किया, किसी ने 5 साल किया, किसी ने 15 साल किया, लेकिन ये बातें उनकी दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? तीसरी बात, अगर दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार केजरीवाल जी की बनी है, और बीजेपी जो अपने को कहते हैं कि हम बहुत दिग्गज पार्टी हैं, केवल 3 सीट जीतती है,
तो कहीं ना कहीं इनकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी पॉलिसी में फ़र्क है। वो हिंदू के नाम पे मांगते हैं वोट, वो धर्म को बीच में लाते हैं, वो विकास की बात ही नहीं करते हैं, वो तो केवल बंटवारे का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, और मैं ये जरूर कहूँगा कि इस देश में एक ही धर्म है और एक ही जात है, और वो है अमीर और गरीब। और हम लोग आम आदमी की, गरीबों की राजनीति करने आए हैं। आम आदमी पार्टी हमारे आम लोगों की पार्टी है। आपको कभी भी ये नहीं दिखाई देगा कि आम आदमी के लोग बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, कुर्ते पैजामे पहन के घूम रहे हैं। वो एक आम आदमी की तरह रहते हैं और आम आदमी उनको पसंद करता है। और मैं फौजी हूँ, आम आदमी हूँ, इस क्षेत्र की जनता मेरे को चुन के लाएगी। सर, आखिरी सवाल ये है, जैसे कि आपने अभी कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां जात, धर्म और परिवारवाद को लेके चलती हैं। एक और सवाल उठाते सभी लोग, ईवीएम का। सभी चाहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ईवीएम के लिए कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए चुनाव। देखिए, मैं तो बहुत पुराना नहीं हूँ, ये मेरा पहला चुनाव है। ईवीएम के बारे में क्योंकि जब मैंने कुछ देखा ही नहीं है, ना मैंने ये देखा कि हैकिंग हो रही, क्या हो रहा है। अगर कुछ पार्टीज या हमारी ही पार्टी के एक विधायक जी ने सदन में ये बात उठाई थी कि ईवीएम के वोट किस तरह से हैक किए जा सकते हैं, और इस समय वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है मीडिया में, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी, आग होती है। उन्होंने सर डेमो दिया है, उन्होंने डेमो दिया है और उसका खंडन क्यों नहीं आया? अगर डेमो दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, बिना आग के धुआं होता नहीं। फर्क पड़ता है आपको लगता है? जरूर फर्क पड़ता है, तभी तो क्या कहते हैं चीजें मैनेज होती हैं। नहीं तो जहां पे जो उनकी सरकार नहीं है, जैसा बंगाल की बात कर ले, वहां पे वो लोग नहीं कर पाए तो हार गए। कैंट की जो जनता आपको देख रही है, जो आप लोकप्रिय चेहरा इस समय कैंट का, तो आपको लगता है वही प्रेम, वही उत्साह के साथ आपको इस बार 2022 का चुनाव लड़ना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर जो क्षेत्र की जनता होती है वो चाहती है कि आम आदमी आए। अभी तक आप देखते हैं बड़े बड़े नेताओं को लाया जाता है, मेरे विपक्ष में भी बड़े नेता लोग हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं आम आदमी हूँ, मंत्री नहीं हूँ, संतरी हूं, देश का संतरी हूं। मेरे से मिलने के लिए कोई कभी भी आ सकता है, मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। विपक्ष मजबूत है, एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, और आप अभी राजनीति में नहीं। जहां तक आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं होगा। मैं 12 देश घूम चुका हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में रह चुका हूं, पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे साथ रहे हैं। फौज का मैनेजमेंट से बड़ा मैनेजमेंट कुछ नहीं होता। मैंने पूरे स्क्वाड्रन को मैनेज किया हुआ है, हर क्षेत्र के हर राज्य के लोगों को मैनेज किया हुआ है, तो मेरे से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं एक एक चीज़ पढ़ता हूं, राजनीति देखता हूं, राजनीति को अपने अंदर मैंने पूरी तरह से बिठा लिया, वो अलग बात है। मैं कुर्ता पैजामा नहीं पहनता, मैंने चुनाव नहीं लड़े, लेकिन नॉलेज हमें पूरी है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, अखबार पढ़ता हूं, टीवी चैनल्स देखता हूं, और अब आ गया हूं राजनीति में। अब क्या कहते हैं, यहां भी नंबर 1 रहेंगे। इनके घोषणा पत्र में बेरोजगारी को लेकर और बेरोजगारों को भत्ता को लेकर था, तो आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो बेरोजगारी पे कुछ लगाम है? देखिए, बेरोजगार हम लोगों ने खुद ही बोल दिया कि हर साल 10 लाख रोजगार हम देंगे। देखिए, रोजगार आपको कैसे मिलेगा? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो नकल वाली वो आती है बात, लोग करके जाते हैं, जब वहाँ इंटरव्यू फेस करते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पे वो उसको एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। अगर हमारे सरकारी स्कूल दिल्ली की तर्ज पे हम लोगों का क्या कहते हैं यहाँ स्कूलिंग हो जाए, तो हमारे गरीब बच्चे जो प्रतिभावान हैं वो निखर के आगे आएंगे और वो किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे। क्योंकि हम पढ़ाई की बात करते हैं, हमारे घोषणा पत्र में है कि पूरे बजट का 25% हम पढ़ाई पे खर्च करेंगे। अगर हमारी नींव मजबूत है तो हमारा देश मजबूत है। और सर, पूर्व सैनिकों की पेंशन को लेकर या उनके ऐसा कुछ आपने सोचा कि उनकी पेंशन को लेकर जो उनकी परेशानियां थी, आपकी सरकार अगर आई तो कहीं ना कहीं इस सरकार में या अगली सरकार में जो थी वो उन्होंने जो रिटायर या फिर पूर्व सैनिकों थे उनकी आवाज नहीं उठाई, आपकी सरकार उठाई? हमारी सरकार उठा रही है। आज उत्तर प्रदेश सरकार, कोई भी शहीद, हमारा जवान शहीद होता है तो 50 लाख रुपए देते हैं, और जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार
1 करोड़ देती है। उत्तर प्रदेश में शहीद हुए परिवार को एक जवान चला गया, उसकी आगे की रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसके लिए हमारे यहाँ की सरकार सोचती ही नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार उनके घर से 1 सदस्य को नौकरी देती है। हम और दूसरी बात कहना चाहेंगे, वहाँ पे कोई भी एक्स सर्विसमैन, जिसे हम पूर्व सैनिक कहते हैं, वो खाली नहीं बैठा। उसको मतलब कुछ नहीं है तो वहां पे बस में मार्शल के तौर पे लगा दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी जितना अच्छा फौजियों के बारे में सोचती है, दूसरी सरकारें नहीं सोचती। मेरी एक मांग और थी कि हमारे पूर्व सैनिक, कभी पुलिस पर परेशान करती है, कभी प्रशासन परेशान करता है, वो लोग कहीं नहीं जा पाते। मैंने मांग की थी और की है कि जिस तरह से आपका SC ST आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, पूर्व सैनिक आयोग होना चाहिए। राज्यसभा में 2 सीटें होनी चाहिए। सारे चुनाव में 5% का रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बाद अगर किसी की जनसंख्या देखी जाए तो वो पूर्व सैनिक समुदाय की है। और ये मांग मैं बार बार उठाता हूं और प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भी लिखी थी। ये थे हमारे साथ इंजीनियर अजय कुमार, जिन्होंने बताया आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आम इंसान की आवाज उठाएंगे, पूर्व सैनिकों की आवाज उठाएंगे। देश दुनिया में जो धर्म की राजनीति हो रही है, जो जात पात की राजनीति, उसे मिटाएंगे। अपनी नीतियों के साथ राजनीति का सफर जो वो तय कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलती है। 2022 का चुनाव खत्म होते होते हमें सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। चलिए अभी मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं कहीं और।